जी, हम बात कर रहे थे माल्टन लाहौर में एक घरेलू मुलाजमा, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती, फिर उसका हमला होना, फिर उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवानी, और फिर उसके बाद उसके 164 के बयान जो हैं वो कुछ मुलजमान को उसमें क्लीन चिट दी गई, फिर मुलाजमा की जो है वो डेथ हो जाती है, उसमें 302 की दफ़ा जो है वो भी ऐड हो जाती है। इस हवाले से हमने बात करने के लिए आज जहमत दी है। आज़म चौधरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्राइम बीट के हवाले से उनका बड़ा वसी तजुर्बा है, तो इस पर उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले को, इस वाक़े को किस तरह से देखते हैं। जिन मुलजमान को क्लीन चिट दी गई है 375A और जो दीगर दफ़ात इसकाते हमल की और सबूत मिटाने की धमकियों की जो एफआईआर थी, उसका स्टेटस क्या है, और अब जो 302 में दफ़ा ऐड की गई है उसमें मुलजमान का स्टेटस क्या होगा, और इस एफआईआर का मुस्तकबिल क्या होगा, और जो एक दफ़ा 164 का बयान दिया गया है वो किस दबाव में दिया गया है, किसी लालच में दिया गया, इस हवाले से तफसीली बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चौधरी साहब, ये सारा वाक़या आपके इल्म में है और आपने का खासी स्टडी भी इस वाक़े पे की हुई है, इस पे केस पे, तो इसके मतलब ज़रा बताइएगा कि ये किस तरफ जा रहा है मामला, तो जो 302 की दफ़ा लगी है उसमें मुलजमान का क्या स्टेटस है, वो गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, या ये भी बाकी केसेस की तरह जो है वो अपना रद्दी की टोकरी में जाएगा केस? शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब, एक जुमले में अगर इसको मैं सम अप करूं, ताकत और पैसे के सामने ये कानून के सरेंडर की एक बदतरीन एग्जाम्पल। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर यही कोई मुलजम गरीब होता तो उसके नेफे पे पिस्तौल चल चुका होना था, सीसीडी हरकत में आ चुकी होनी थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुलजम एक मुतवल घराने से, कोई बासर शख्सियत और पैसे की उनके पास कमी नहीं है। आप देखें कि एक बच्ची जो घरेलू मुलाजमा फैसलाबाद से तल्लक रखती है, आयशा, उस घर के अंदर काम करती है, और ये जो मुलजम है ये शादीशुदा है ऑन, और ये डीएच में रहता है, इसका अलहदा घर है, और वहाँ पे अपनी बीवी के साथ नाराजगी की वजह से अपने वालिदैन के घर माल्टाउन आता है। और घरेलू मुलाजमा जो उनका ड्राइवर था उस घर के अंदर, क्या हसन है गालबन उसका नाम, उसके साथ उस घरेलू मुलाजमा की ऑलरेडी कोई दोस्ती चल रही थी, उसके साथ मिलके ये दोनों उस मुलाजमा को कायदा गैंगरेप का निशाना बनाते रहते हैं। उसमें उसकी कंसेंट थी नहीं थी वो एक अलग इशू है, सेपरेट इशू है, क्योंकि ये जुर्म इतना बड़ा है कि आप इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर जाके आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। वो लड़की हामला होती है, हामला होने के बाद उसकी पूरी फैमिली, ऑन की पूरी फैमिली इस जुर्म के अंदर शामिल होती है। ऑन की वालदा उस लड़की को माने हमल को गोलियां देती है, और वो गोलियां खिलाने का मतलब यह है कि उसकी वालदा उस जुर्म के अंदर प्रॉपर, उसकी वालदा, उसकी खाला, ऑन का भाई और 3-4 को नामालूम खवातीन, सब उसमें पूरी फैमिली उसमें शामिल है। और वो बच्ची अपने वालिदैन के घर जाती है फैसलाबाद, वहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब होती है, वहाँ से उसके वालिदैन यहाँ पर रब्ता करते हैं, बहरहाल यहाँ लाया जाता है बच्ची को दोबारा। यहाँ पे बच्ची का रायबंड के इलाके में वहाँ पे अबॉर्शन कराया जाता है, और उस अबॉर्शन के टाइम पे पता चलता है कि उसके पेट के अंदर 5 माह का बच्चा वो मुर्दा हालत में मौजूद था। उसके बाद फिर ऑपरेट करवाया जाता है, फिर ऑपरेट करवाया जाता है। देखिए, ये कितनी संगीन किस्म की स्टोरी है कि जिसके अंदर आप देखें कि रहम की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक उल्टी गंगा बह रही है। उसके बाद वो बच्ची से उसके वालिदैन को मैनेज किया जाता है, बच्ची पे दबाव डाला जाता है, जो हस्बे मामूल हमारे इस मुआशरे का एक अलमिया है। उस बच्ची से उसके डेथ बेड के ऊपर एक वीडियो बयान उसका आता है बच्ची का, जिसमें वो क्लीन चिट देती है इन लोगों को, और उसके बाद उस बच्ची की जब डेथ होती है तो चीज़ें फिर सारी खुल के सामने आती। हालांकि इस जो 164 का बयान लिया गया है वो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो उन्होंने अदालत में नहीं बयान लिया, वो कहीं और आके लिया बयान। इससे पहले जो सब एक वीडियो बयान ऑलरेडी पहले उस बच्ची का था जिसमें वो ये सारी अपने साथ होने वाली ज्यादती और रुदात बयान करती है, और वो मनवन उसकी एफआईआर भी दर्ज होती है। अब उसके बाद 164 का बयान और मजिस्ट्रेट का वहां जाके, ये बड़ी मायना खेज है, ये हमारी समझ से बाहर है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे जेहन से निकल गया था, आपने याद किया। देखिए, बच्ची का जब एक मजिस्ट्रेट वहां पे आके बयान लेता है किसी प्राइवेट जगह पे, किसी हॉस्पिटल प्राइवेट के अंदर, आमिर साहब, इससे वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि यहाँ पे ताकत और पैसे के सामने पाकिस्तान का कानून सरेंडर कर रहा था। बिल्कुल ऐसे आपने स्टार्ट में जो बोला, बिल्कुल वो ऐसे ही, ये उसी की कह ले कासी करता है। ये वहाँ पे बच्ची का बयान हुआ, और उसके बाद आज तक आप देखें मुलजमान जिनके ऊपर 302 लग चुकी है, जिनकी गिरफ्तारी बनती थी, आज कहाँ है आपकी पुलिस, कहाँ है आपका कानून? क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक गरीब ख़ानदान है, उसको आप पैसे से, दबाव से
आप अपनी मर्जी का उनसे फिर बयानात लेंगे, क्योंकि मुद्दई अल्टीमेटली उसके वालिदैन, उसके वर्सा होंगे। और पाकिस्तान का अलमिया यही है कि जब ताकतवर के सामने कोई गरीब मुद्दई होता है तो उसको जैसे जब मर्जी यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को हमने मैनेज करते हुए, कराची के आपके सामने बहुत सारे केसेस हैं, बड़े हाईलाइट हुए हैं वो केसेस, उनमें हमने देखा है कि मुद्दई बेचारे सरेंडर कर गए, वो कंप्रोमाइज कर गए। यहाँ पे ये गरीब लोग हैं, उनको पैसा भी दिया जा चुका है, और मेरी इत्तला के मुताबिक 2 दफ़ा उनको पैसे दिए गए हैं, उसके पेरेंट्स को उनको पैसा भी दिया जा चुका है। फिर इनकी ताकत के सामने वो लोग ठहर नहीं सकेंगे। उसके बाद ये जो हुकूमत की रेट है, ये सीसीडी की रेट है, ये पुलिस की रेट है, मैं समझता हूँ सब सिफर है उसके सामने। जैसे फिर कानून जो है वो अपना कमजोर लोगों के लिए रहेगा ना, ताकतवरों के लिए तो उनकी मतलब का कानून है, उनके जो उनके मकासद हैं वो अपने पूरे करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, मोम की गुड़िया की तरह कानून सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में उस बंदे पे लागू होता है जो बंदा इतनी सख्त नहीं रखता, जो गरीब है, जो कमज़ोर है। ताकतवर के लिए कानून जो है हमेशा सपोर्टिव रहा है। और पाकिस्तान में लोग, मैंने देखा है, मेरा ये तजर्बा रहा है कि लोग यहाँ पे मुद्दई की बजाय मुलज़म बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके लिए मैनेज करना आसान होता है। और आप हमारे अदारों का भी अलमिया है, पुलिस की रिपोर्टिंग आप भी कर रहे हैं, मैंने भी की है। मैंने ये देखा है कि पुलिस हमेशा मुलज़म को सपोर्ट करती है, क्योंकि मुलज़म से उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। जहाँ से पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा होगी। और मुद्दई को हमने इस मुल्क के अंदर अदालतों में भी और पुलिस के और दीगर तफ्तीशी इदारों के अंदर ख्वार होते हुए देखा है। जैसे इस केस में स्पेसिफिकली ये जो केस है इसका बच्ची का आयशा वाला, इसमें क्या आप ये चीज़ समझते हैं कि पुलिस ने जिन मुलजमान को क्लीन चिट मिली है उनको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट किया है? वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है आमिर साहब, वरना ये मुलजमान गिरफ्तार होते। और अब तक मैं समझता हूँ कि इनके चलान जो आधे से ज़्यादा मुरतब हो जाना चाहिए था, इनको आज तक नहीं पकड़ा गया। अच्छा, मुझे आप तो क्योंकि इस पे खासा काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे बताएं हमारे लाहौर के किसी जर्नलिस्ट को पुलिस अफसरों ने आके इस केस के ऊपर कोई वजाहत दी है या इसके केस की तफसीलात दी है? किसी मीडिया उसको नहीं दी है, किसी पर भी नहीं। जो सब ये क्या किसी पर भी नहीं देते। अब तो यहाँ पर सिर्फ एक यकतरफा ट्रैफिक चल रही है। यहाँ पर इवन के ऐसे मामलात में कोई अपना मौक़िफ़ देना भी कोई अफसर जो है वो ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि अब वो उनकी तरफ से जो चीज़ वो चाहते हैं वो अपना जारी करते हैं मीडिया को, जो उनकी नहीं होती वो नहीं करते। अब इस वाले से एक छोटा सा मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक दीवान मोटर्स वाले हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, वो मालकान और मुंतजमीन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। ठीक है, अब तक उसकी खबर मीडिया पर कहीं नजर नहीं आ रही। आज इसको तीसरा दिन है मेरे ख्याल FIR को दर्ज हुए, और जो उनके GM सर्विस हैं और मैनेजर सर्विस हैं, कुछ 7 मुलाजमीन हैं, वो 3 दिन से उठाए हुए थे उन्होंने। ठीक है, अब कोई पता लगा कि शायद उनकी कोई सेटलमेंट हो गई है और वो मामला जो है वो बिल्कुल अब ठप हो गया, लेकिन कहीं ना सोशल मीडिया पर ना नेशनल मीडिया पर कहीं भी खबर नहीं, क्योंकि वो खबर निकालना नहीं चाहते, बताते नहीं है। आमिर साहब, ये बहुत बड़ी स्टोरी है और मैं तो आपसे ये दरखास्त करूंगा इस स्टोरी पर जरूर काम करें, इसको पब्लिक के सामने लेके आए, क्योंकि जो भी जुर्म हो जिसकी FIR दर्ज हो जाती है, इसका मतलब है कि वो पब्लिक के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जहां तक FIR दर्ज करने का मतलब मकसद है, वो चाहे हुकूमत का या किसी का भी कोई मकसद हो, लेकिन अगर वो उसमें बाकायदा वो गिल्टी होंगे और बात है, वरना क्या होगा कि दीवान मोटर जैसे कई अदारे, कई इन्वेस्टर वो हुकूमतों की इस किस्म की पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। ये भी चले जाएंगे, 2-4 और कंपनियां चली जाएंगी इनको देख के। ये हुकूमत को इस वक्त सारा सोच समझ के ये काम करना चाहिए। और दूसरा जो जराइम के हवाले से है ना, जिस तरह मरियम नवाज साहबा ख़वातीन के हवाले से कहती हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ उनकी अवलीन ज़िम्मेदारी है, अगर ये आयशा के केस को वो एक मिसाल बना दें, यहाँ पे मुलज़मान को इबरत का निशान बनाए, तो वाकई हम समझेंगे कि वो दुरुस्त कहती हैं कि बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए ये सूबा महफूज हो चुका है। बहुत शुक्रिया चोई साहब। आपने आजम चोई साहब की भी गुफ्तगू सुनी, बहुत डिटेल में उन्होंने इस केस के हवाले से गुफ्तगू की। आफ्ताब बाजवा की आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने इस केस के हवाले से जो कुछ कहा, इस केस को वाकई में टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर हमारे लाहौर शहर की अगर मैं बात करूँ तो हर दूसरे चौथे दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या सामने आता है जिसको टेस्ट केस बनाना चाहिए, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा केस जो है उसको अपना टेकअप नहीं किया जाता, उसके मुलजमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता।
जाता। एक बच्ची जिसकी अपनी जान चली गई, वो उसने अपनी जान दे दी, वो बेशक फाइनेंशियली तौर पर अपने जो ख़ानदान है उसको बेहतर कर गई हो, लेकिन उसकी जान जो है वो जिन लोगों की वजह से गई है उनको काफ़िर किरदार तक पहुंचना चाहिए। अगर जो वो ऑन और उसकी फैमिली के लोग वो वाकई में अगर इस वाक़े में मुलव्वस हैं, इस केस में उनकी कहीं ना कहीं शमूलियत पाई जाती है, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो उनको मेरिट पर ही बेगुनाह होना चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम बेनकाब में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।